27 अक्टूबर 2013 पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। सुबह की ठीक 10:15 बज रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर भीड़ का सैलाब है। हजारों लोग ट्रेनों से उतर रहे हैं, हाथ में भगवा झंडे, मुंह पर नारे, आंखों में उत्साह। सबकी मंजिल एक है, गांधी मैदान पटना। वहां आज हुंकार रैली है, नरेंद्र मोदी का भाषण है। तभी एक जोरदार धमाका, धुआं, चीखें, अफरा तफरी। प्लेटफॉर्म पर लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ। पुलिस दौड़ी, एम्बुलेंस आई, लेकिन ये बम जो प्लेटफॉर्म पर फटा वो असल में एक गलती से फटा था। वो बम समय से पहले फट गया था, उसे फटना नहीं था। और उस एक गलती ने एक ऐसी साजिश की परत उधेड़ना शुरू कर दी जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी आतंकी साजिशों में से एक थी। क्योंकि उस एक दिन में पटना में कुल 8 बम फटे, और जो बम नहीं फटा वो मंच के ठीक नीचे था। उस मंच के नीचे जहां से नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। 3 लाख लोगों की भीड़, एक मंच, एक शख्स और एक भयानक साजिश। ये है पटना रैली ब्लास्ट 2013 की वो पूरी कहानी जो आज तक पूरी तरह कभी नहीं बताई गई। 2013 का साल भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जो दशकों में एक बार आता है। 2014 के आम चुनाव आने वाले थे। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था और पूरी देश में एक लहर थी, एक ऊर्जा थी जो किसी को भी साफ दिख रही थी। उसी लहर को महसूस करने के लिए मोदी ने बिहार का रुख किया। 27 अक्टूबर 2013, जगह पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। रैली का नाम हुंकार रैली। अनुमान था कि 3 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, और वाकई वो सब आए। बिहार के कोने कोने से। ट्रेनें भरी हुई थीं, बसें खचाखच थीं, लोग रात से ही सफर कर चुके थे। गांधी मैदान में एक विशाल मंच तैयार था, स्क्रीनें लगी थीं, लाउडस्पीकर थे, माहौल था। लेकिन उसी भीड़ में, उसी जोश और उत्साह के बीच कुछ लोग थे जो वहां खुशी से नहीं बल्कि एक ठंडे सुनियोजित इरादे के साथ आए थे। उनका मकसद था इस रैली को ऐसी तबाही में बदल देना कि भारत हिल जाए। और उनकी योजना सिर्फ बम फोड़ने की नहीं थी। जांच के दौरान जब पहले गिरफ्तार आरोपी इम्तियाज अंसारी से पूछताछ हुई तो उसने जो बताया वो सुनकर जांच अधिकारी भी सन्न रह गए। उसने कहा, योजना ये थी कि मैदान के चारों तरफ बम लगाए जाएं और जब विस्फोट हो तो इतनी भगदड़ मचे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं, खासकर महिलाएं और बच्चे। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक नरसंहार की सुनियोजित कोशिश थी। 26 अक्टूबर 2013 की रात पटना सो रहा था, लेकिन गांधी मैदान के बाहर, उसकी दीवारों के पास, गलियों में और मैदान के एंट्री पॉइंट्स के आसपास कुछ साए घूम रहे थे। ये साए 2-2 की जोड़ियों में थे। एक रखता था, दूसरा पहरा देता था। वो क्या रख रहे थे? IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, कच्चे लेकिन जानलेवा बम। और उन्हें छुपाने के लिए उन्होंने जो तरकीब इस्तेमाल की वो और भी ठंडे दिल की बात है। 27 अक्टूबर से 2 दिन पहले उसी गांधी मैदान में एक और राजनीतिक दल की रैली हुई थी। उस रैली का कचरा, टूटी कुर्सियां, पुराने बैनर, कागज के टुकड़े मैदान के बाहर बिखरा पड़ा था। किसी ने साफ नहीं किया था और इन्हीं आतंकियों ने उसी कचरे के नीचे अपने बम दबा दिए। सोचिए, कितना ठंडा, कितना हिसाबी दिमाग। मैदान में 8 बड़े गेट थे, अधिकांश पर न मेटल डिटेक्टर था न तलाशी हो रही थी। VIP गेट पर जरूर जांच थी, लेकिन जनता के लिए बने गेट्स खुले थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, मंच से महज 150 फीट की दूरी पर एक बम रखा जा चुका था। उस जगह को सैनिटाइज नहीं किया गया था, कोई एंटी सैबोटाज चेक नहीं हुई थी। यानी जहां से मोदी भाषण देने वाले थे उसके ठीक पास मौत पहले से इंतजार कर रही थी। 27 अक्टूबर 2013 सुबह 10:15 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पटना जंक्शन पहला बम फटा। लेकिन जैसा हमने शुरू में बताया, ये बम समय से पहले फट गया था, इसे बाद में फटना था। एक आरोपी तारिक उर्फ एनुल बम रख रहा था, तभी वायरिंग की गलती से वो बम वहीं फट गया। तारिक बुरी तरह घायल हुआ और कुछ दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसी धमाके की आवाज में पुलिस ने भागते हुए इम्तियाज अंसारी को पकड़ा, जिसके पास से विस्फोटक बरामद हुए। यही वो पहली गिरफ्तारी थी जिसने पूरी साजिश की परत उधेड़ना शुरू किया। लेकिन उस वक्त मैदान की तरफ जा रही भीड़ को कुछ नहीं पता था। दोपहर 12:10 दूसरा बम, 12:25 तीसरा बम। गांधी मैदान के आसपास धुएं के गुबार उठने लगे। अब एक ऐसा फैसला हुआ जिसने शायद सैकड़ों लोगों की जान बचाई। बीजेपी के आयोजकों ने, जिन्हें धमाकों की भनक लग रही थी, माइक उठाया और भीड़ को बताया कि ये सब पटाखे हैं। उन्होंने शांत रहने की अपील की, भीड़ को बाहर नहीं निकलने दिया। इस एक फैसले ने एक बड़ी भगदड़ को रोक दिया, वरना उस भीड़ में हजारों लोग कुचले जा सकते थे। मोदी ने भाषण दिया, भीड़ ने सुना, और उसी दौरान मैदान के अंदर और बाहर और 5 बम फटे। शाम 5 बजे 8वां और आखिरी बम फटा, कचरे में दबा हुआ था। जब सब खत्म हुआ, 6 लोग मारे जा चुके थे, 85 से ज्यादा घायल थे। और तब मंच के नीचे से एक अनएक्सप्लोडेड बम मिला।
उसे डिफ्यूज किया गया। अगर वो फट जाता तो आज ये कहानी कुछ और होती। अब उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन्हें पकड़ा कैसे गया? इसका जवाब है एक गलती। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर जो बम समय से पहले फटा, वो इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी भूल थी। उस धमाके में तारिक खुद जख्मी हुआ और इम्तियाज अंसारी, जो पास में था, घबराकर भागने लगा। पुलिस ने उसे धर दबोचा। इम्तियाज की पूछताछ शुरू हुई और उसने जो बताया, उसने NIA की पूरी जांच की दिशा तय कर दी। उसने बताया कि ये हमला इंडियन मुजाहिदीन ने करवाया है। ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था और इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग था हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी। साथ ही एक और नाम आया, मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ मोनू, जो इंडियन मुजाहिदीन का दूसरा सबसे बड़ा नेता था। 2 नाम, 2 चेहरे और एक पूरा नेटवर्क। NIA को अब एक धागा मिल गया था, बस उसे खींचना था। हैदर अली, उपनाम ब्लैक ब्यूटी, झारखंड के रांची जिले के बाहरी इलाके का रहने वाला, दिखने में सामान्य, बात करने में शांत, लेकिन अंदर से इंडियन मुजाहिदीन का एक ठंडे दिमाग का ऑपरेटिव। NIA की जांच में यही नाम उभरा। हैदर अली पटना धमाकों का मुख्य साजिशकार। हैदर अली सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का सक्रिय सदस्य था और वही इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के बीच की कड़ी था। वो रांची के बाहरी इलाकों में, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में नए युवाओं को आतंकी नेटवर्क में भर्ती कर रहा था। इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, नोमान अंसारी, ये सब उसी के रंगरूट थे, उसी के रांची मॉड्यूल के हिस्से। और ये सब बिहार की राजधानी पटना से मात्र 350 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव की आड़ में चल रहा था। धमाकों के बाद हैदर अली फरार हो गया, लेकिन NIA उसके पीछे थी। और फिर वो दिन आया, मई 2014, जब NIA ने रांची के बाहर सितियो गांव में छापा मारा। हैदर अली वहीं मिला। उसके साथ मुजीबुल्लाह, नोमान और तौफीक अंसारी भी पकड़े गए। लेकिन जब NIA की टीम उस गांव में घुसी तो गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया। ये भी इस पूरी कहानी का एक हिस्सा है। वो नेटवर्क कितना गहरा था, इस एक घटना से समझ आ जाता है। 5 नवंबर 2013, पटना धमाकों के ठीक 9 दिन बाद NIA को एक खुफिया सूचना मिली। एक टीम तुरंत रवाना हुई। पटना से 350 किलोमीटर दूर रांची, झारखंड के एक छोटे अनजान से होटल की तरफ। टीम होटल में घुसी और जो मिला उसने जांच अधिकारियों के रोंगटे खड़े कर दिए। 9 लाइव बॉम्ब्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे पटना में इस्तेमाल किए गए थे। यानी यही वो जगह थी, यहीं से पटना के लिए निकले थे ये आतंकी, यही उनका बेस था। और अगर NIA थोड़ी देर से पहुंचती तो शायद ये 9 बम कहीं और इस्तेमाल होते। किस और शहर में, किस और रैली में, किस और भीड़ में? ये सवाल आज भी ठंड पैदा करता है। NIA को चार्जशीट में ये भी पता चला कि पटना से पहले इन आतंकियों ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी मोदी की रैलियों पर नजर रखी थी, लेकिन उनकी कड़ी सुरक्षा को भेद नहीं पाए। इसलिए पटना को चुना गया, जहां सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में कमजोरियां थीं। यानी पटना एक मजबूरी थी, एक बैकअप प्लान। और उसी बैकअप प्लान में 6 बेगुनाह लोगों की जान गई। अब बात उस शख्स की जिसका नाम इस पूरी कहानी की सबसे रहस्यमयी परत है, मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ मोनू। बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला एक सामान्य परिवार का लड़का, जिसे 2005 में कर्नाटक के चिकमगलूर के एक मदरसे में रेडिकल आइडियोलॉजी से परिचय कराया गया। और धीरे धीरे वो उस विचारधारा में इतना डूबता गया कि इंडियन मुजाहिदीन के शीर्ष नेताओं में उसकी गिनती होने लगी। जांच एजेंसियां उसे इंडियन मुजाहिदीन का दूसरा सबसे ताकतवर नेता मानती थीं। पटना धमाकों के बाद NIA ने उसके गांव पर एक के बाद एक छापे मारे, एक से ज्यादा बार। हर बार मोनू बच निकला। NIA ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, फिर भी वो मिला नहीं। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जब मीडिया ने खोजबीन की तो पता चला कि तहसीन अख्तर उर्फ मोनू जनता दल यूनाइटेड के एक स्थानीय नेता का भतीजा था, JDU, जो उस वक्त बिहार में सत्ता में थी, नीतीश कुमार की पार्टी। उस नेता ने, तकी अख्तर ने, सार्वजनिक रूप से अपने भतीजे से नाता तोड़ा। लेकिन ये खुलासा पहले से ही राजनीतिक रूप से गर्म इस मामले को और विस्फोटक बना गया। तहसीन का अब तक कोई सुराग नहीं, वो आज भी फरार है। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, क्या ये हमला रोका जा सकता था? जवाब है हाँ। 1 अक्टूबर 2013 को ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक अलर्ट जारी किया था। उसमें कहा गया था कि इंडियन मुजाहिदीन कई शहरों में हमलों की योजना बना रहा है। और फिर रैली से सिर्फ 4 दिन पहले 23 अक्टूबर 2013 को IB ने बिहार पुलिस को एक स्पेसिफिक लेटर भेजा। उसमें साफ लिखा था, पटना में मोदी की रैली के दौरान इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल हमला कर सकता है। सब कुछ लिखित में था। फिर भी मैदान के ज्यादातर गेट्स पर ना मेटल डिटेक्टर लगा, ना तलाशी हुई। मंच के आसपास एंटी सैबोटाज चेक नहीं हुई। गुजरात के DGP ने बाद में इसकी खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार बिहार पुलिस से सिक्योरिटी ड्रिल्स और एंटी सैबोटाज मेजर्स की मांग की, लेकिन सहयोग नहीं मिला।
बीजेपी ने इसे जानबूझकर की गई लापरवाही बताया। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगाया। नीतीश सरकार ने इसे खारिज किया। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तय है, चेतावनी थी और हमला फिर भी हुआ। 6 परिवार आज भी अपने प्रियजनों को याद करते हैं और उन्हें अभी भी न्याय का पूरा इंतजार है। 8 साल, इस मामले में न्याय आने में 8 साल लगे। एनआईए ने घटना के 1 हफ्ते के भीतर जांच अपने हाथ में ली। 2014 में चार्जशीट दाखिल हुई 11 आरोपियों के खिलाफ। 27 अक्टूबर 2021, ठीक उस घटना के 8 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषी पाए गए हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, नवाज अंसारी, मोहम्मद इफ्तिखार आलम और फिरोज असलम। एक आरोपी फाखरुद्दीन सबूत ना होने के कारण बरी हुआ। एक आरोपी तारिक अंसारी बम रखते वक्त खुद मारा जा चुका था। एक नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 2017 में 3 साल की सजा दी थी। 1 नवंबर 2021 को सजा सुनाई गई। हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह और नुमान अंसारी मृत्युदंड, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन उम्र कैद, अहमद हुसैन और फिरोज असलम 10 साल, इफ्तिखार आलम 7 साल। स्पेशल एनआईए जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला करार दिया। लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। सितंबर 2024, पटना हाई कोर्ट ने चारों की मृत्युदंड की सजा घटाकर 30 साल कैद में बदल दी। कोर्ट ने कहा, उनकी उम्र, सुधार की गुंजाइश और जीने का अधिकार, इन्हें देखते हुए 30 साल की सजा न्याय के लिए पर्याप्त है। आरोपियों के वकीलों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एनआईए की तरफ से भी ये लड़ाई जारी है। अब बात उन सवालों की जो आज भी बाकी है। पहला सवाल, तहसीन अख्तर मोनू मुख्य साजिशकार आज भी फरार है। दूसरा सवाल, 2023 में यानी घटना के 10 साल बाद बिहार एसटीएफ में एक और फरार आरोपी मेहरे आलम को दरभंगा से गिरफ्तार किया। वो 2013 से ही एनआईए की हिरासत से भागा हुआ था। 10 साल बाद पकड़ाया। 10 साल, इससे समझ आता है कि ये नेटवर्क कितना गहरा था, कितना व्यापक था। तीसरा सवाल, जिन 6 परिवारों ने अपने लोग खोए, उनसे वादा किया गया था सरकारी नौकरी का, मुआवजे का, वो वादे कहाँ हैं? और चौथा सवाल, अगर इंटेलिजेंस इनपुट्स को सीरियसली लिया गया होता, अगर एंट्री गेट्स पर मेटल डिटेक्टर होते, अगर एंटी सैबोटाज चेक हुई होती, तो क्या वो 6 लोग आज भी जीवित होते? 27 अक्टूबर 2013, पटना गांधी मैदान, 3 लाख लोग, 8 बम, 6 मौतें। एक मंच के नीचे वो बम जो नहीं फटा, एक वायरिंग की गलती जिसने पूरी साजिश उजागर कर दी, और एक मास्टरमाइंड जो आज भी कहीं है। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है, ये उस इंडिया की कहानी है जो बार बार तोड़ने की कोशिश की जाती है और हर बार किसी न किसी एक गलती से, किसी न किसी एक साहसिक फैसले से बच जाती है। हर बार।